तारीख है 29 मार्च 2025। शहर है गुजरात, इलाका है भरूच। एक आम सी सुबह थी। चंद लम्हों बाद ये इलाका एक खौफनाक मंजर का गवाह बन चुका था। नाले के करीब कुछ आवारा कुत्तों की लड़ाई शुरू हुई। कुत्तों के मुंह में एक शॉपिंग बैग था। बैग छीना झपटी में फटा और उसके अंदर से इंसान का सर बाहर निकल आया। यह मंजर देखकर लोग हैरान परेशान हो गए। सर की हालत नाकाबिले शनाख्त थी। वो बोसीदा हो चुका था। चेहरा इस हद तक बिगड़ा हुआ था कि पहचानना मुमकिन ना रहा। फौरन पुलिस को इत्तला दी गई। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे और आज का जुर्म जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। चूंकि ये बैग, शॉपिंग बैग, काली थैली गटर में ड्रेनेज से मिला था, पुलिस को शक हुआ बाकी जिस्म के हिस्से भी वहीं से मिलेंगे। मकामी लोगों और पुलिस ने मिलकर नाले की तलाश शुरू कर दी। यह काम निहायत खौफनाक था, मगर सब जानते थे कि मामला इंतहाई संगीन है। अगले ही दिन इतवार की सुबह तलाश का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। 200 मीटर दूर एक और बैग बरामद होता है। बिल्कुल मिलती जुलती कार्रवाई नजर आती है। इस बैग के अंदर से कमर से घुटने तक का हिस्सा मिल गया। कुछ ही फासले पर बाएं तरफ एक और इंसानी हिस्सा बरामद होता है। यूं मजमूई तौर पर 4 बॉडी पार्ट्स पुलिस को मिल जाते हैं। 2 प्लास्टिक बैग्स के अंदर और 2 हिस्से बगैर किसी पैकिंग के फेंके गए। लाश की हालत देखकर अंदाजा हो गया कि यह कत्ल ताजा नहीं, कुछ दिन पुराना है। ताहम पुलिस के पास कोई ऐसा सुराग नहीं था जिससे मुतवफ्फी की फौरी शनाख्त हो पाए। अब तफ्तीश का सबसे पहला मरहला शुरू होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जाता है। किसी इंसान को टुकड़ों में काट कर यूं फेंक देना यह सिर्फ कत्ल नहीं होता, यह इंतहाई हैवानियत की निशानी थी। लाश की हालत देखकर माहिरीन ने अंदाजा लगा लिया था कि कत्ल कुछ दिन पुराना है, लेकिन मकतूल की शनाख्त नामुमकिन हो चुकी थी। चेहरा मस्क हो गया, उंगलियों के निशानात मिट चुके थे। पुलिस ने भरोच के तमाम फैक्ट्रीज का रिकॉर्ड कंगाला। क्या कोई मजदूर या कोई वर्कर अचानक लापता हुआ था? साथ ही पुलिस ने इलाके की सीसीटीवी फुटेजेस की छानबीन करना शुरू कर दी, लेकिन अभी तक कातिल का कोई सुराग ना मिल पाया। तहकीकात का रास्ता अंधेरों में भटक रहा था। इस दौरान पोस्टमार्टम टीम ने एक हैरानकुन चीज दरियाफ्त की। मकतूल के दांतों में एक डेंटल क्राउन लगा हुआ था। अहम बात यह थी कि यह डेंटल क्राउन का रिकॉर्ड मुताल्लिका डॉक्टर के पास मौजूद होता है हमेशा। यानी यह कातिल तक पहुंचने के लिए एक कलीदी सबूत था जो पुलिस के हाथ लग गया। पुलिस ने फौरन करीबी इलाकों के जितने भी डेंटिस्ट थे उनका रिकॉर्ड जमा किया और छानबीन शुरू कर दी। सवाल एक ही था, यह क्राउन कहां बनाया गया और किस मरीज को लगाया गया। माहिरीन के मुताबिक यह क्राउन बहुत पुराना नहीं था, बल्कि यह सिर्फ चंद महीने पहले ही लगाया गया था। यानी मकतूल हाल ही में इलाज करवा चुका और यह पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लाश के बाकी हिस्सों का मुआयना करते हुए माहिरीन को एक और अहम सबूत मिला। मकतूल के हाथ पर एक टैटू मौजूद था। कातिल ने बड़ी चालाकी से उस टैटू को काट कर मसख करने की कोशिश की थी। शायद वो चाहता था कि मकतूल की शनाख्त कभी जाहिर ना हो सके, जो हर कातिल चाहता है, लेकिन तकदीर कुछ और चाहती थी। टैटू के पास कटी फटी जिल्द के बावजूद उसके 3 डॉट्स बाकी रह गए थे। या ये 3 नुक्ते पुलिस के लिए एक बड़ा सबूत बन गए। अब पुलिस के पास 2 मजबूत शवाहिद मौजूद हैं, मकतूल के दांत का क्राउन और दूसरा उसके हाथ पर बना टैटू। ये दोनों सबूत मिलकर एक ही बात बता रहे थे, मकतूल की शनाख्त अब ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहेगी। पुलिस ने फैसला किया कि इलाके के तमाम थानों में मौजूद मिसिंग पर्सन्स के केसेस चेक किए जाएं।
खास तौर पर 30 से 40 साल के दरमियान उम्र के मर्दों की फहरिस्त निकाली जाए। सैकड़ों केसेस देखने के बाद एक केस सबसे नुमाया होकर पुलिस के सामने आया। यह केस मोहित चौहान नामी शख्स ने दर्ज कराया था। उसने रिपोर्ट की थी कि उसका भाई कुछ दिनों से लापता है। पुलिस ने फौरन मोहित चौहान को तफ्तीश के लिए बुलाया। जब उसे पूछा गया तो उसने हैरानकुन तस्दीक की। मोहित ने बताया, जी हां, मेरे भाई ने कुछ अरसा पहले क्राउन भी लगवाया था और उसके हाथ पर एक लंबा टैटू भी बना हुआ था। यह बयान पुलिस के लिए एक टुकड़ा जोड़ने वाला लम्हा था। डेंटल क्राउन और टैटू दोनों शवाहिद मोहित के बयान से मैच हो गए। अब पुलिस ने यकीन के साथ ऐलान किया, नाले से मिलने वाली मस्कशुदा लाश दरअसल सचिन चौहान की है। मोहित चौहान ने पुलिस को अपने भाई की तस्वीर दी। यह सब कुछ बिल्कुल वाजे हो चुका। इस तस्वीर में सचिन के हाथ पर बना वो टैटू क्लियर नजर आ रहा है। वो 3 डॉट्स जो मकतूल की लाश से मिले थे, अब शक की कोई गुंजाइश बाकी ना रही। लाश दरअसल सचिन चौहान की ही थी। सचिन की उम्र तकरीबन 35 साल थी। उसका ताल्लुक पजनोर यूपी से था, लेकिन वो कई बरसों से गुजरात में रिहाइश पजीर रहा। वहां एक कंपनी में नौकरी करता। सचिन अपनी बीवी और बेटे के साथ जिंदगी गुजार रहा था। जाहिर में सब कुछ नॉर्मल लगता था, मगर हकीकत कहीं ज्यादा पेचीदा थी। मोहित चौहान ने बताया, मार्च 2025 को सचिन अपनी बीवी के साथ पंजनौर आया था। वो दोनों एक शादी में शरीक हुए थे। शादी के बाद एक अजीब फैसला सामने आया। सचिन अकेला गुजरात वापस लौट आया। उसकी बीवी और बच्चा गांव में ही रह गए। सचिन ने कहा था कि चंद दिन बाद ट्रेन की टिकट भेज दूंगा, फिर अपनी फैमिली को अपने साथ बुला लूंगा। लेकिन 25 मार्च के बाद सब कुछ बदल गया। न कॉल, न मैसेज, न ही कोई राबिता। सचिन का फोन भी बंद हो गया। किसी को अंदाजा न था कि उसके साथ हुआ क्या है। मोहित चौहान ने पुलिस को वो मैसेजेस दिखाए जो आखिरी बार सचिन ने उसे भेजे थे। उन मैसेजेस में खौफ है, बेबसी है और एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी थी। सचिन ने लिखा था, मैं अपनी बीवी से खुश नहीं हूं, तो मैंने उसे तलाक देने का प्लान बना लिया है। मैंने कुछ लोगों से कर्ज ले रखा है, इस वजह से मेरा मर्डर भी हो सकता है। अब ज्यादा बात नहीं कर सकता। ये अल्फाज पुलिस के लिए खतरे की घंटी थे। सचिन खुद जानता था कि उसकी जान को खतरा है। मोहित चौहान ने कहा कि उन्हीं मैसेजेस के बाद वो अपने भाई को ढूंढने गुजरात आया था, मगर तब तक सचिन चौहान लापता था। मोहित चौहान अपने भाई की तलाश में अकेला नहीं था। उसके साथ शिलिंदर भी शामिल हुआ, जो सचिन का बचपन का दोस्त था। मोहित और शिलिंदर दोनों ने मिलकर सचिन को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। वो अलग अलग जगहों पर जाते, हर जान पहचान वाले से राब्ता करते। फिर शिलिंदर मोहित के साथ पुलिस स्टेशन भी जाता, जहां सचिन की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। इब्तिदा में पुलिस ने शिलिंदर को मददगार समझा, लेकिन जल्द ही तस्वीर बदलने वाली थी। जब पुलिस ने शिलिंदर से तफ्तीश शुरू करना चाही, अचानक उसका फोन बंद हो गया। यह खामोशी पुलिस को शक में डाल रही थी। इतना करीबी दोस्त अचानक राब्ता मुनक़ता। पुलिस ने शिलिंदर और सचिन के रिकॉर्ड निकालना शुरू किया। जब उनका मुआवजा किया, कई चौंका देने वाले पहलू सामने आ गए। एक और चीज ने शक को गहरा कर दिया। जब सचिन का फोन बंद हुआ, उसके बाद शिलिंदर ने अपनी फैमिली से बातचीत सिर्फ मैसेजेस पर की। पुलिस के मुताबिक यह रवैया अक्सर मुजरिमाना होता है। ऐसे लोग कॉल से गुरेज करते हैं ताकि उनकी लोकेशन ट्रेस ना की जा सके। इन शवाहिद और शहादत ने पुलिस के दिल में शक को यकीन में बदल डाला और फिर शिलिंदर को हिरासत में लिया गया। शिलिंदर को पुलिस ने हिरासत में लिया। इब्तिदाई इनकार के बाद उसने
सब कुछ उगल डाला। हां, कत्ल उसी ने किया था, लेकिन सिर्फ कत्ल नहीं, लाश को टुकड़ों में काट कर मुख्तलिफ जगहों पर फेंका ताकि पहचान ना हो सके। पुलिस के लिए यह इंकिशाफ इंतहाई हैरान कुन था। बचपन का दोस्त, राजों का अमीन, वही कातिल निकला। लेकिन असल सवाल यह था, मोटिव, वजह क्या थी? क्या पैसों की खातिर? क्या कोई दुश्मनी थी? या फिर कोई ऐसा राज जिसने सब कुछ बदल डाला? इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ी, सचिन का दूसरा चेहरा वैसे वैसे सामने आने लगा। सचिन इतना मासूम नहीं था जितना दिखता था। उसके अपने कई काले राज भी थे। पुलिस को असल हकीकत जानने के लिए 12 साल पीछे जाना पड़ा। उस वक्त जब दोनों दोस्त एक साथ शहर में नौकरी करने आए। सचिन अकेला रहता था, जबकि शैलेंद्र अपनी बीवी के साथ हरिराम सोसाइटी के अपार्टमेंट में मुकीम था। साल 2023 में शैलेंद्र ने सचिन को मशवरा दिया, मेरे पास आके रह लो, किराया और अखराजात दोनों मिलकर बर्दाश्त कर लेंगे। ये तजवीज अच्छी लगी। सचिन भी इसी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। लेकिन यहीं से वो कहानी शुरू हुई जिसने दोस्ती को दुश्मनी में बदल डाला। सचिन की फितरत में कमीनगी थी। नेकी के बदले में उसने सबसे घटिया हरकत की। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर डाला। एक दिन उसने छुपकर खिड़की पर कैमरा लगा दिया और शैलेंद्र की बीवी को नहाते हुए रिकॉर्ड कर लिया। यह वीडियो जहर की तरह थी और यही वीडियो दुश्मनी की वजह बनी। साल 2023 में जब सचिन की बीवी और बच्चा भरोज में आ गए, सचिन ने अपनी फैमिली के लिए एक मकान किराए पर ले लिया और वहां शिफ्ट हो गया। इसी दौरान सचिन और शैलेंद्र की पुरानी दोस्ती बरकरार थी, लेकिन अब हालात में तब्दीली आ गई। शैलेंद्र को अचानक 4 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, जिसके लिए सचिन ने अपनी कंपनी के जराए से कर्ज दिलवाया और शैलेंद्र को वक्ती सहारा मिला। शैलेंद्र ने किस्तों में यह रकम वापस करना शुरू कर दी, लेकिन कुछ अरसे बाद किस्तें पर वक्त अदा नहीं की गईं। किस्तों की अदायगी में ताखीर के बायस दोनों के ताल्लुकात में तलखी पैदा हुई। छोटी छोटी बातों पर बहस बढ़ती चली गई। आहिस्ता आहिस्ता ये झगड़े में तब्दील हुई और आखिरकार दोस्ती के रास्ते में एक बड़ी दीवार खड़ी हो गई। झगड़ों के दरमियान सचिन ने शैलेंद्र के साथ वो राज खोला जो उसने अपने अंदर दफन किया हुआ था। 2 साल पहले सचिन ने शैलेंद्र की बीवी को नहाते हुए छुपकर रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन जैसे ही पैसों के झगड़े शुरू हुए, सचिन ने वो खुफिया हथियार निकाल लिया। उसने वीडियो दिखाई और शैलेंद्र को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। शैलेंद्र के पैरों तले जमीन निकल गई। वो सख्ते में आ गया। यही मेरा दोस्त है जिसे मैंने अपना भाई समझा, जिसे मैंने अपने घर में जगह दी। उसने मिन्नतें की, पैर पकड़ लिए, बार बार कहा ये वीडियो डिलीट कर दे, मगर सचिन हर बार हंसी मजाक में बात करके टाल देता और साफ इनकार कर देता। अब शैलेंद्र मुकम्मल तौर पे फंस गया था। रिश्ता खत्म करे तो खतरा था कि वीडियो लीक हो जाएगी। अगर दोस्ती निभाए तो ये तलवार हमेशा सर पर लटकती रहेगी। वो कई दिनों तक इसी अजाब में पकता रहा, जलता रहा और आखिरकार उसने दिल ही दिल में एक फैसला किया, यह मसला सीधे तरीके से हल नहीं हो सकता। इस बार सख्त बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। इसी सोच के तहत उसने 25 मार्च को सचिन को अपने घर बुलाया, डिनर पार्टी के बहाने। इससे पहले ही उसने अपनी बीवी को गांव भिजवा दिया था ताकि वो इस सब से बेखबर रहे। वारदात की रात 25 मार्च की रात थी। शैलेंद्र ने अपने घर पर डिनर पार्टी रखी हुई थी।
सचिन खुशी खुशी खाना खाने आया, बातें करने लगा, कह लगे, महफिल जमी रही। फिर बोतलें खुली, शराब के जाम उठे। शिलिंदर बार बार सचिन को पिलाता रहा, एक और जाम, एक और जाम, यहां तक कि सचिन नशे में धुत हो गया, वहीं सोफे पर धड़ाम से गिर गया, बिल्कुल बेहोश। यही वो मौका था। शिलिंदर ने फौरन उसका मोबाइल उठाया, गैलरी और हिस्ट्री में वीडियो ढूंढने लगा, मगर अचानक सचिन की आंख खुल गई। वो डगमगाता हुआ खड़ा हुआ और दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू होता है। बात तलखी से हाथापाई तक जा पहुंची। शिलिंदर अंधे गुस्से में किचन की तरफ भागा, एक बड़ा सा चाकू उठाया और यक के बाद दीगरे वार कर दिए। कुछ ही लम्हों में सचिन खून के तालाब में गिरकर मर गया। अगले दिन वो हार्डवेयर स्टोर गया, एक बड़ी आरी खरीद कर आया। घर पहुंचते ही उसने लाश के 9 टुकड़े कर डाले। हर टुकड़ा प्लास्टिक बैग में बंद किया ताकि पहचान ना हो सके। उसने खास ध्यान दिया कि सचिन के हाथ पर बना टैटू काट दे, मगर टैटू के आखिर में बने 3 डॉट्स बाकी रह गए। यही 3 डॉट्स बाद में इस वारदात का सबसे बड़ा सबूत बने। कत्ल के बाद शिलिंदर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था लाश का डिस्पोजल। वो घबरा चुका था, लेकिन फिर एक टेक्निकल प्लान बनाता है। 26 मार्च से 29 के दरमियान उसने लाश के 9 टुकड़े अलग अलग जगहों पर फेंकना शुरू कर दिए। दिन के वक्त वो बिल्कुल नॉर्मल रहता, ऑफिस जाता और सचिन के भाई मोहित के साथ मिलकर सचिन को ढूंढने की अदाकारी भी करता। चेहरे पर फिक्र, होंठों पर झूठी तसल्ली, मगर रात को वो खामोशी से बैग्स उठाता, लाश के पार्ट्स प्लास्टिक में बंद और मुख्तलिफ मकामात पर फेंकना शुरू कर देता। सबसे खौफनाक बात यह थी, जब वो मोहित के साथ सचिन को ढूंढता, उसी वक्त कुछ बॉडी पार्ट्स उसके घर में मौजूद थे। चालाकी यहीं खत्म ना हुई। उसने कई टुकड़े नॉन रेजिडेंशियल एरिया की ड्रेनेज लाइन में भी फेंके। यकीन था कि वहां कुत्ते और जानवर होते हैं, इसीलिए जल्द ये लाश के टुकड़े खत्म हो जाएंगे। लेकिन सब कुछ हमेशा रात के अंधेरे में होता। दिन में उसके चेहरे पर दोस्ती और हमदर्दी का मास्क लगा रहता। और मजीद चालाकी, उसने सचिन का फोन फौरन बंद नहीं किया था, बल्कि वो खुद मैसेजेस करता था, ऐसे जैसे सचिन लिख रहा हो, मैं कर्ज में फंसा हुआ हूं, मेरी लड़ाई हो गई है, मुझसे कत्ल हो गया है, मेरी जान खतरे में है। ये सब जुमले मोहित को मिलते रहे, मगर हकीकत ये थी, ये सब शिलिंदर भेज रहा था। फिर शिलिंदर की चालाकी देखिए, दोस्ती बड़ी गहरी थी तो एक दूसरे का पिन कोड्स भी वो जानते थे। वो सचिन का एटीएम कार्ड दिल्ली जाने वाली ट्रेन में छोड़ देता है और उसके ऊपर उसका पिन कोड भी लिख देता है, ताकि कोई अनजाने में उसे दिल्ली में ट्राई करे, ताकि पुलिस को लगे सचिन दिल्ली में है। जबकि हकीकत यह थी, सचिन का वजूद अब सिर्फ टुकड़ों में बिखरा हुआ था। लाश के टुकड़ों को डिस्पोज करने से पहले शिलिंदर ने एक और बहुत बड़ी हमाकत की। उसने सचिन के गूगल पे से 20,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। पहले यहां ये एक आम सी लेन देन थी, लेकिन पुलिस के साइबर सेल ने जब रिकॉर्ड निकाला तो हकीकत खुलकर सामने आ गई। कत्ल के बाद भी किसी ने सचिन का फोन इस्तेमाल किया है। यह ट्रांजैक्शन शिलिंदर के खिलाफ पहला बड़ा डिजिटल सबूत बना। अब पुलिस को यकीन हो चुका था कि कातिल कोई करीबी ही हो सकता है, मगर शिलिंदर अब भी अपनी चालाकियों में मसरूफ था। लाश के टुकड़ों को फेंकने के लिए उसने एक और प्लान तैयार किया। मैक्सी गाउन पहनकर, चेहरे पर नकाब लगाकर, हाथों पर लंबे ग्लव्स चढ़ाकर रात के वक्त वो स्कूटी पर निकलता और बॉडी पार्ट्स बैग्स में डालकर फेंक आता। फुटेज में भी अगर आता तो एक औरत सा लगता, लेकिन पुलिस ने जब फुटेजेस को बार बार क्रॉस चेक किया, वेरीफाई किया, तो हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगी। रात के अंधेरे में बार बार वही औरत स्कूटी पर आते जाते नजर आती। ये औरत
एक्चुअली शैलेंद्र था, दोस्ती के लिबादे में छुपा एक कातिल और एक जानवर। शैलेंद्र और सचिन की दोस्ती बरसों पुरानी थी। उनके खानदान एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे, लेकिन इसी भरोसे की आड़ में शैलेंद्र ने वो सब कुछ कर डाला जो नाकाबिले माफी है। सचिन का खानदान अपने बेटे और शौहर से महरूम हो गया और शैलेंद्र का खानदान बदनामी और शर्मिंदगी में डूबकर बिखर गया। सचिन का घर आज भी उसकी यादों में डूबा है और शैलेंद्र का नाम बदनामी की एक मिसाल बन गया है। याद रखिए, कत्ल हमेशा लाश से शुरू नहीं होता। यह कत्ल अक्सर भरोसे के टूटने से शुरू होता है, और जब भरोसा टूटे तो जिंदगी का हर रिश्ता मौत से भी ज्यादा खौफनाक लगने लगता है।